जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट के पेपर 2 के बारे में, यानी कि फरवरी 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होना है पेपर 2 से संबंधित हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपका कंटेंट प्लस पेडागॉजी दोनों है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप नीचे कमेंट करिएगा और अंतिम में आप 60 में से कितने अंक अर्जित किए वो भी नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। हम आपको साथ ही बता दें कि जैसे सामान्य ज्ञान एसएसटी के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट जैसे आपका सीडीपी है, ईवीएस है, मैथमेटिक्स है, जैसे सब्जेक्टों का भी प्रीवियस सेट से जो है क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट लगातार चैनल पर जारी है, तो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए यहाँ पर हम पहले लेंगे कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्य रूप से किस भाषा में लिखी गई है, यानी जो मनुस्मृति आपकी लिखी गई है उसकी वास्तविक भाषा जो है क्या है, जो कि ओरिजिनल बुक लिखी गई जिस भाषा में, तो क्या तमिल, बी प्राकृत, सी संस्कृत या फिर डी पाली। तो मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई है, फटाफट आप ए का ABCD जो भी आपको विकल्प लग रहा हो सही वो नीचे कमेंट करते रहिए। हाँ, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनुस्मृति संस्कृत में मुख्य रूप से लिखी गई है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 60 क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबी नहीं खींचनी है, आपका समय भी बचाना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह लोथल शहर जो है, लोथल किस राज्य में है, जो लोथल है बंदरगाह, लोथल बंदरगाह ये कह रहा है कि किस जगह पर है, यानी किस राज्य में स्थित है, क्या गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में या फिर पंजाब में। तो हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह था लोथल, ये कहाँ पर था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका गुजरात, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के स्तंभ अधिकांश लेख किस लिपि में लिखे गए हैं, जो अशोक के स्तंभ हैं वो किस भाषा में ज़्यादातर लिखे गए हैं, देवनागरी में, ब्राह्मी में, तमिल में फिर या यूनानी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्राह्मी भाषा में। जो अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे, सबसे ज़्यादा अभिलेख उसमें से ब्राह्मी भाषा में लिखवाए थे इन्होंने। अगला है आपका तवारीख, यानी इतिहास किस भाषा में लिखी गई है, जो तवारीख इतिहास है ये किस भाषा में लिखे गए हैं, क्या उर्दू में या फारसी में या फिर अरबी या फिर हिंदी, तो किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन आपके सामने, सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी भाषा में। जो तवारीख है ये फारसी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, तो लखनऊ से नेतृत्व किसने किया, झलकारी बाई, बेगम हजरत महल या फिर तात्या टोपे या फिर कुंवर सिंह। तो किसने किया था लखनऊ से विद्रोह, ये किया था बेगम हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। रानी झलकारी बाई कहाँ से की थी, तो ये झांसी से की थी, ठीक है। कुंवर सिंह कहाँ से किए थे, तो कुंवर सिंह जो है ये तात्या टोपे कहाँ से किए थे, तात्या टोपे कानपुर से किए थे। ये कहाँ से किए थे, ये बिहार से किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या फिर राजा राम मोहन राय या फिर दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी इसका सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ पर हुई, तो क्या 1885 या फिर 1905 या फिर 1747 या फिर इसमें 1857। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका 1885, कहाँ पर, जो है मुंबई में इस कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी अखबार का संपादन किसने किया, जो केसरी नामक अखबार था इसका संपादन किसने किया था, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। इसका जवाब जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी, यानी कि ये बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार का संपादन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि मध्यकाल में रहिट का प्रयोग किसके लिए होता था, जो रहिट था, रहिट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, युद्ध के लिए, सिंचाई के लिए, बुनाई के लिए, फिर मिट्टी के बर्तनों के लिए। तो ये रहिट है, रहिट शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए रहिट शब्द का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं जो चित्रशैली है ये किस राज्य में स्थित है, जो भीमबेटका है ये किस राज्य में स्थित है, क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर आपका महाराष्ट्र। सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। जो भीमबेटका है ये MP में है, ठीक है।
दोस्तों जो आपकी कक्षा 6, 7, 8 की NCERT बेस्ड सामाजिक विज्ञान के नोट्स है वो चैनल पर अपलोड है, जाकर उसको देख सकते हैं, जिसमें से कक्षा 6, 7, 8 संपूर्ण जो है सामाजिक विज्ञान का निचोड़ है। थोड़ा सा लंबी वीडियो है, मैराथन वीडियो, उसको जाके आप आराम से देख सकते हैं और हर एक फैक्ट को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का बीरबल, अबुल फजल, तानसेन या फिर बदायूनी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बीरबल। ठीक है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? ये बीरबल थे, सॉरी अबुल फजल है, सॉरी आईने अकबरी अबुल फजल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षी युद्ध किन के बीच में हुआ था? यानी कि कौन कौन से जो इसमें से वंश थे, कौन कौन से वंश थे जिनके बीच हुआ था? क्या पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या फिर चोल, चेर, पांडव या फिर मुगल, राजपूत, मराठा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इसमें कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षी युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस शब्द से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते आपका लिया गया है ये किस शब्द से? क्या ये मुकंड उपनिषद से, फिर कठ उपनिषद या फिर ईश उपनिषद या फिर केन उपनिषद? तो किससे लिया गया है आपका सत्यमेव जयते? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? जो ब्रिटिश भारत था उस समय रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, थॉमस मुनरो ने, लॉर्ड डलहौजी ने या फिर वारेन हेस्टिंग ने? तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था ऐसा पूछा गया, तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। अब ये बताएं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था थी क्या। नेक्स्ट है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? जो गुलामगिरी पुस्तक है उसके लेखक कौन है? BR अम्बेडकर या फिर पेरियार या फिर ज्योतिबा फुले या फिर नारायण गुरु? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ज्योतिराव फुले, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भूगोल, यहाँ से अब आपके भूगोल के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भूगोल के क्वेश्चन, ठीक है 15 आपके हिस्ट्री के हो गए, अब भूगोल के। हाँ, तो पहला प्रश्न है भूगोल का, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है आपका? मंगल को, शुक्र को, शनि को या फिर बृहस्पति को? तो पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन है? ये होगा शुक्र। ठीक है, कौन सा होगा? शुक्र होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? तो यहाँ देखिए विश्व का पूछा गया है, क्या थार है, सहारा है, गोबी है, फिर कालाहारी है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए थार का मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा होगा? थार का मरुस्थल। ठीक है, सॉरी ये आपका होगा गोबी का, ये आपका कहाँ का होगा? ये एशिया का होगा। ये आपका सबसे बड़ा कौन सा होगा? विश्व का होगा सहारा। ठीक है, विश्व का कौन सा होगा? सहारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वायुमंडल में की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? वायुमंडल के किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? क्या क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में या फिर मध्यमंडल या फिर आपका वायुमंडल में? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? जो सिल्वीकल्चर है किससे संबंधित है? मछली पालन, वन संवर्धन यानी कि वन खेती या फिर रेशम कीट या फिर अंगूर खेती? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि वन संवर्धन खेती से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, मानक समय, भारत का जो मानक समय है यानी कि IST किस देशांतर से लिया गया है? तो किस देशांतर से लिया गया है? क्या 22.5 डिग्री पूर्व, 22.5 डिग्री पश्चिम, 23.5 डिग्री उत्तर या फिर 0 देशांतर से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 82 डिग्री पूर्व से। अच्छा, ये कितने घंटे आगे चलता है? तो ये 5.5 घंटे GMT आगे चलता है। ठीक है, 5.5 घंटे प्लस 30 मिनट प्लस चलता है। ठीक, कहाँ से लिया गया आपका मानक समय भारत का? तो इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से लिया गया है। ठीक है, प्रयागराज के नैनी नामक जगह से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की अगर पूछता है तो कौन सी होगी? क्या अमेजन होगी, गंगा होगी, नील होगी या फिर आपकी मिसिसिपी होगी? मिसिसिपी या फिर नील या फिर गंगा या फिर अमेजन? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें से? सही जवाब हो जाएगा आपका नील नदी। सबसे लंबी नदी पूछता है तो नील नदी हो जाएगा। प्रवाह की दृष्टि से पूछेगा यानी कि क्षेत्रफल के बहाव की दृष्टि से तो अमेजन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे भारत का पूछता है भारत का, तो भारत की कौन सी? गंगा नदी हो जाएगी। कितनी लंबाई गंगा की? 2525 लगभग NCERT में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
काला मिट्टी, जो काली मिट्टी है ये ये फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी क्या गेहूं के लिए, चावल के लिए, कपास के लिए, फिर चाय के लिए, किसके लिए इसमें सबसे उपयुक्त होती है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन इसमें जाएगा सी, यानी कि कपास के लिए। काली मिट्टी कासे काली, कासे कपास, ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम की चट्टान, जो मशरूम की चट्टानें हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? मशरूम की चट्टानें क्या नदी घाटी में, रेगिस्तान में, हिमनद में, या फिर समुद्र तट में? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब जाएगा ये ऑप्शन बी के साथ, रेगिस्तान में, ठीक है। मशरूम की चट्टानें जो हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपका रेगिस्तान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र यानी कि कोर में मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए जाते हैं? पृथ्वी के कोर जो होता है यानी कि केंद्र में मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए जाते हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम, निकिल और लौह, या फिर सिलिका और मैग्नीशियम, या फिर बेसाल्ट? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा निकिल और लेह। जो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है वो निकिल और लेह पाया जाता है, ठीक। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहे भारत में चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो क्या राजस्थान, उत्तराखंड, केरल, या फिर आपका कर्नाटक? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड से। उत्तराखंड से चिपको आंदोलन। अच्छा ये बताएं आप कि चिपको आंदोलन किस वृक्ष को बचाने के लिए शुरू किया गया था और किसने शुरू किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो क्या 7, 8, 9 या फिर 6? ये सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब आपको उसके नाम बताने हैं किन किन राज्यों से गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में पाई जाने वाली अधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर आर्गन? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, यानी कि 78% लगभग 78% लगभग में नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। इसमें से सबसे कम कौन सी पाई जाएगी? तो आर्गन, ठीक है। ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? तो लगभग 22 से 23%, ठीक है, ऑक्सीजन पाई जाती है। अब ये आप ये बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? जो पेरी घास के मैदान हैं ये क्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो जो पेरी घास के मैदान हैं ये पाए जाते हैं आपके उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसाधन जो असीमित हैं और जिन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं आपके? क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे, या फिर अनवीकरणीय, या फिर मानव निर्मित, या फिर आपका जो है स्थानिक संसाधन कहलाएंगे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 30 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम है? तो क्या वन है, तालाब है, खेत है, या फिर झील है? तो कौन सा होगा कृत्रिम परितंत्र? अच्छा, कृत्रिम का समझते हैं क्या होता है? कृत्रिम का मतलब क्या होता है? जो बनाया गया हो, ठीक। प्रकृति का मतलब जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो। कृत्रिम का मतलब जो इंसानों ने बनाया हो, ठीक है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, जो खेत है। खेत को किसने बनाया? तो मनुष्यों ने बनाया। तालाब देखिए जो प्रकृति, कुछ लोग बनाते जरूर हैं लेकिन ये बने बनाए भी बहुत सारे हैं, ठीक है। पूर्व समय से आप देखते हैं, इतिहास जब से स्टार्ट होता है तब से वन आपको बने बनाए मिलेंगे, तालाब बने बनाए मिलेंगे, झील मिलेंगे, लेकिन खेत क्या बने बनाए मिले थे? नहीं ना। तो खेत को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू होते हैं नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी के क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, बी आर अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, या फिर राजेंद्र प्रसाद को? तो सही जवाब इसका क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी, ठीक है। संविधान का जनक इनको ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? जो राज्यसभा होती है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे? 2, 10, 12, 14? तो सही जवाब क्या जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 10। कितने? 10 जो है 10 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ होता है? जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ होगा? केवल शिक्षित लोगों को वोट देना, क्या सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार, या फिर केवल पुरुष को वोट दे सकते हैं, या फिर कर चुकाने वालों को ही वोट देना? तो कि इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसमें से कौन सा जवाब सही हो जाएगा?
तो केवल वाले देखिए, केवल वाले कटते हैं, केवल वाले सीटेट में आपका केवल मात्र वाले कट जाते हैं। तो यहाँ पर भी केवल शिक्षित को वोट देंगे तो ऐसा नहीं होगा, केवल पुरुषों को वोट देंगे तो ऐसा नहीं होगा, या फिर कर चुकाने वाले को वोट देंगे तो नहीं। सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। सभी वयस्क नागरिक यानी कि जो 18 साल के हो चुके हों, 18 साल के जो ऊपर के होते हैं सबको वयस्क माना जाता है ना, तो 18 प्लस की आयु के लोग जो सभी वोट दे सके उसको कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन जीने का अधिकार देता है, यानी कि राइट टू लाइफ का कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल है, ठीक है। अनुच्छेद 14, 19, 21 या 32। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 21। जीवन जीने का अधिकार 21 है, ठीक है। और जो जो 21 का ए है, 21 का ये अनिवार्य रूप से शिक्षा होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार के कितने स्तर होते हैं? भारत में सरकार के कितने स्तर? 1, 2, 3, 4। तो कितने स्तर की सरकार होती है? सही जवाब हो जाएगा आपका 3 स्तर का। जैसे केंद्र हो गया, फिर स्टेट हो गया, फिर आपकी जो लोकल गवर्नमेंट जो लोकल होगी, ठीक है। जैसे आपका सिटी में क्या लगता है, विधायक होते हैं, विधायक और नगर निगम इत्यादि होती है, और जो गांव में होता है वो ग्राम पंचायतें होती हैं, ठीक है। तो त्रिस्तरीय सरकारें चलती हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा में महिला का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो क्या 2005 में, 2006 में, 2002 में या फिर 2010 में? तो घरेलू हिंसा में महिला का संरक्षण कब लागू हुआ था? ये सही जवाब इसका क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका 2006। घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 में आया था, जिसमें से महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका यानी कि PIL किस व्यवस्था का हिस्सा है? तो क्या कार्यपालिका का है, न्याय सक्रियता का है, विधायिका का है, या फिर पुलिस प्रशासन का? तो जनहित याचिका जो है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका न्यायिक सक्रियता से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, मध्याह्न भोजन सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ? तो मध्याह्न भोजन क्या केरला में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, फिर गुजरात में? तो जो पहले प्राइमरी लेवल पर स्टार्ट हुआ था, बाद में जूनियर पर भी गया था, ठीक है। तो जो प्राइमरी लेवल पर स्टार्ट हुआ, ये पूछा कि किस राज्य से स्टार्ट हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा आपका 38 का बी, यानी कि आपका तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था मध्याह्न भोजन। अच्छा, मध्याह्न भोजन शुरू क्यों किया गया था? तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों को पोषण के लिए, बच्चों को जो है या मतलब स्कूल में भोजन मिलेगा इसलिए मन भी लगा रहा है, और डेली बच्चे स्कूल आए, ये सारी चीज़ों को देखते हुए मध्याह्न भोजन की शुरुआत तमिलनाडु से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का मुख्य लक्षण क्या है? तो क्या राजा का शासन, लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन, या फिर सैन्य शासन, या फिर एक पार्टी का शासन? तो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता के द्वारा जनता का शासन, जनता के लिए, यानी कि लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन, ठीक है। यानी कि आप जिसको चुनते हैं, इलेक्शन में आप जिसको चुनते हैं वही आप पर शासन करते हैं। तो कौन किसका, यानी जनता ने क्या किया, चुनाव किया किसी एक नेता के रूप में, तो उसने क्या किया, वही आप पर शासन किया। तो लोगों के लिए शासन, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है? तो जो मीडिया होती है लोकतंत्र का कौन सा हिस्सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा आपका चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, सॉरी स्तंभ, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से शुरू होती है आपकी पेडागॉगी, ठीक है। 40 नंबर का आपका कंटेंट आता है, 20 नंबर का आती है पेडागॉगी। तो यहाँ से आप पेडागॉगी आपकी स्टार्ट हो रही है। पेडागॉगी का पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो सामाजिक विज्ञान होता है उसका मुख्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? क्या छात्रों को रटने के सक्षम बनाने के लिए, परीक्षा में अंक लाने के लिए, छात्रों की आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए, फिर सामाजिक नियमों को चुपचाप पालन करने के लिए? तो पेडागॉगी सॉल्व करने का हमने कई बार तरीका आपको बता रखा है। पॉजिटिव नेगेटिव जो टैग वर्ड्स हैं, यानी कि शब्दावलियाँ, कौन से शब्दावलियाँ आपको सही आंसर बताएंगे, कौन सी गलत, कई बार हमने बता रखा है। तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर आप पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स को ही देख लीजिए, काफ़ी कुछ हेल्प आपको मिल जाएगी। तो देखिए, जो पेडागॉगी होती है उसमें छात्रों को रटने के लिए, गृह कार्य के लिए, अभ्यास के लिए, अंकों के स्पर्धा के लिए, या फिर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा और मूल्यांकन के लिए आदि से बचाया जाता है, अंकों के लिए बचाया जाता है। तो आपका पहला कट्टा रटने के लिए, दूसरा कट्टा अंक पाने के लिए, और तीसरा नियम का चुपचाप पालन करने के लिए। तो डी भी कटेगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, छात्रों में अवलोकनात्मक जो
आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए आपका सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए, चुनौती देने के लिए क्या करना चाहिए? लड़कियों को गुड़िया खेलने के लिए कहना, या फिर लड़कों को कहना कि वो रोते नहीं हैं, या फिर ऐसे उदाहरण दें जो रूढ़िवादितों के विपरीत हों, या फिर लड़के और लड़कियों को अलग अलग बैठाना। तो देखिए, न तो आप अलग अलग बैठाएंगे, न ही लड़कों को रोने के लिए मना कर सकते हैं, न ही लड़कियों को केवल गुड़िया खेलने के लिए कह सकते हैं। तो ऐसे आप उदाहरण दीजिए जो रूढ़िवादियों के विपरीत हों। जैसे कोई लड़की हो, स्त्री हो, बाहर के काम करे, नौकरी करे, जॉब करे, पैसा कमाए, और कोई पुरुष हो जो घर के काम, झाड़ू पोंछा, खाना इत्यादि को करे। इस तरह के जब एग्जाम्पल देंगे तो जो है रूढ़िवादिता को आप चुनौती देंगे। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो सामाजिक विज्ञान क्या बच्चों को फेल पास करना? तो नहीं, आप फेल पास के लिए नहीं करेंगे मूल्यांकन। नेक्स्ट है आपका सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना और सुधार करना। तो मूल्यांकन का देखिए यहाँ पर है ना। नेक्स्ट है आपका बच्चों की तुलना करना। तो बच्चों की तुलना करना केवल ग्रेड देना? तो नहीं, ग्रेड भी देने के लिए नहीं होता। तो बच्चों के सीखने की कठिनाइयों को पहचान करना और सुधार करने के लिए आप बच्चों का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, ठीक है, क्या समस्या आ रही है, तो इसलिए आप मूल्यांकन करेंगे। अच्छा, मूल्यांकन के बाद आपसे उपचारात्मक शिक्षण पूछता है और निदात्मक पूछता है। तो उपचार का मतलब क्या होता है? बच्चों के द्वारा सीखने के प्रोसेस में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्या समस्याएं हो रही हैं, वो कहलाता है आपका जो है उपचारात्मक, ठीक है। निदान का मतलब क्या होता है? समस्याओं को खत्म करना निदान कहलाएगा। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है, आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण पर किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो क्या पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित होना चाहिए? नहीं, बच्चों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही जाएगा, यानी कि बच्चे को जो ज्ञान है उसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना, परिभाषा को याद कराना। ये भी नहीं हो जाएगा, लास्ट ऑफ भी कटेगा आपका। जो बच्चे का ज्ञान, बच्चे का स्कूली ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। और बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, यानी कि आपका जो पाठ्यपुस्तक होगी और टीचर होगा उसके बीच में होगा बालक, ठीक है। ये मान लो गोला है, यहाँ पे बालक होगा, पाठ्यपुस्तक और सारी चीज़ें इर्द गिर्द होंगी, बीच में बालक होगा। बालक जिस तरह से पढ़ना चाहेगा, जिस तरह से अच्छा सीखेगा, समझेगा, उस तरह से टीचर को पढ़ाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक इतिहास पढ़ाते समय समय रेखा का प्रयोग क्यों करता है? जो समय रेखा यानी कि टाइमलाइन होती है उसका प्रयोग क्यों करता है? तो क्या कक्षा को सुंदर बनाने के लिए? तो क्या सुंदर बनाने के लिए ऐसा करेगा? नहीं। ऑप्शन बी है, कह रहा है कि कालक्रम और घटनाओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। तो हाँ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये समय पास करने के लिए तो नहीं करेगा, वो बच्चों को व्यस्त रखने के लिए नहीं करेगा। कालक्रम और घटनाओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए टाइमलाइन का प्रयोग करेगा, ठीक है टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना कार्यविधि, जो परियोजना विधि है, परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? तो क्या जॉन डीवी है, किलपैट्रिक है, अरस्तू या फिर प्लेटो है? तो सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका किलपैट्रिक। जो परियोजना विधि है उसके जनक कौन है? किलपैट्रिक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा विविधता यानी कि डाइवर्सिटी के विषय को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? डाइवर्सिटी के विषयों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा विषय क्या होगा? क्या केवल किताब होंगे? तो नहीं, केवल आपका कटेगा, व्याख्या देना भी कटेगा, नोट्स लिखवाना भी कटेगा। बचेगा क्या? छात्रों के निजी अनुभवों का प्रयोग करना। तो जहाँ पर बच्चा अनुभव प्रयोग कर रहा हो, बच्चा करके सीख रहा हो, जहाँ पर मतलब बच्चे की क्रिएटिविटी जहाँ पर हो, जहाँ बच्चा ज़्यादा सक्रिय जिस ऑप्शन में मिले, तो वो उस ऑप्शन को आप सही करिएगा। बाकी पेडागॉजी में सबसे पहले आप ऑप्शन को काटना सीखिए कि कौन कौन से ऑप्शन कटेंगे। मेरा तो अनुमान ये है कि जब ऑप्शन आप काटना सीख जाएंगे तो सही आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ग्लोब का प्रयोग सबसे बेहतर तरीके से किसके लिए किया जाता है? तो क्या दिन और रात की अवधारणा समझने के लिए, शहरों के नाम पढ़ाने के लिए, फिर केवल सजावट के लिए, फिर ऐतिहासिक युद्ध को समझाने के लिए? तो देखिए, केवल सजावट, केवल मात्र वाले तो ऐसे भी कट गए। शहरों के नाम पढ़ाने के लिए क्या होगा, या फिर ऐतिहासिक युद्ध को समझाने के लिए, फिर दिन और रात की अवधारणाओं को समझाने के लिए आप ग्लोब का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए, दिन और रात। जो ग्लोब होता है, ग्लोब आप समझाते हैं तो उसमें दिन और रात की अवधारणा को समझाने के लिए जो है ग्लोब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्रोत यानी कि प्राइमरी सोर्सेज का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? बच्चे के प्राइमरी सोर्सेज का उदाहरण कौन सा होगा? इतिहास की पाठ्यपुस्तक, किसी राजा का मूल फरमान सिक्के, या फिर शिक्षक का व्याख्यान, या फिर
गाइड बुक। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाते हैं, तो इसको समझने की बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका किसी राजा का मूल फरमान सिक्के, ये हो जाएगा प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज हो जाएंगे। बाकी आपका सेकेंडरी जाएगा, जैसे आपकी पुस्तकें हो जाएंगी ये सेकेंडरी हो जाएंगी। व्याख्यान तो होना नहीं चाहिए, व्याख्यान कटेगा, आपकी गाइड बुक कटेंगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी जैक के साथ जाएगा, ठीक है, किसी राजा के मूल फरमान सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में खुली किताब परीक्षा यानी कि ओपन बुक एग्जाम का मुख्य उद्देश्य क्या करना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या बच्चों को नकल से रोकने के लिए? तो नहीं, नकल से रोकने के लिए नहीं होता है। रटने को भार कम करने और समझने के लिए तो हाँ, जो आपकी खुली बुक होगी उसके अनुसार बच्चों को रटने पर कम बल कम दिया जाएगा, समझने पर ज़्यादा, सक्रियता पर, रचनात्मकता पर ज़्यादा। शिक्षक का काम करना ये तो नहीं हो जाएगा, परीक्षा को आसान बनाना ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो खुली किताब परीक्षा का उद्देश्य होगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा, रटने के भार को कम करना और समझने के लिए आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लोकतांत्रिक कक्षा की विशेषता कैसी होगी? शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण होगा, या फिर छात्रों को प्रश्न पूछने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी, या फिर कठोर अनुशासन, या फिर केवल होशियार छात्रों पर ध्यान? तो देखिए केवल आप अनुसार जो होशियार चीज बच्चे होंगे उस पर ध्यान नहीं देंगे केवल, है तो बाकी के बच्चे क्या होंगे, बेकार। नेक्स्ट है आपका कठोर अनुशासन। तो कठोर अनुशासन नहीं रखना चाहिए क्लास में। शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण भी जरूरी नहीं है। छात्रों को प्रश्न पूछने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कि जो बच्चा हो किसी भी टीचर से अपने मन में जो उसके सवाल उठ रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर अधिगम से संबंधित, तो उससे वो पूछ सके। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि आगमन, जो आगमनात्मक विधि है, इसमें हमें कैसे आगे बढ़ाते हैं? जो आगमन विधि होती है, क्या नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, या फिर उदाहरण से नियम की ओर, या फिर ज्ञात से अज्ञात की, अज्ञात से ज्ञात, या फिर कठिन से सरल की ओर? तो देखिए जो आपका आगमनात्मक विधि होती है इसमें क्या होता है पहले, तो इसमें पहले आप उदाहरण देते हैं। आगमन का मतलब आने वाला, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, जो आपके आसान एग्जाम्पल हो, उदाहरण हो, पहले बच्चों के सामने उन चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे, फिर उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे, ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, उदाहरण से नियम की ओर। और निगमनात्मक में क्या होता है, पहले नियम बताया जाता है उसके बाद फिर से उदाहरण दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है भूगोल पढ़ाते समय क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण होता है, या क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्या मनोरंजन के लिए? नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं होता है। प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए? तो हाँ, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए बच्चों को भ्रमण पर ले जाया जाता है। स्कूल से छुट्टी के लिए नहीं, माता पिता की खुशी के लिए कि नहीं, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव दिलाने के लिए बच्चों को भ्रमण पर ले जाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई का व्यापक अर्थ क्या होगा? तो व्यापक अर्थ क्या होगा, केवल शैक्षिक विकास, केवल शैक्षिक विकास, शैक्षिक एवं शैक्षिक दोनों पक्षों का विकास, या फिर बहुत सारे टेस्ट लेना? तो बहुत सारे टेस्ट आपको लेना नहीं होता है, ठीक है। केवल शैक्षिक विकास नहीं, केवल शैक्षिक शैक्षिक या शैक्षिक विकास नहीं होगा, शैक्षिक और शैक्षिक विकास दोनों का जो है व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में। यानी कि पढ़ाई लिखाई और अन्य मतलब जो जितने भी क्रियाकलाप होते हैं पूरे क्रियाकलाप का जो है जो है व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कथाकथन यानी कि कथाकथन विधि का लाभ क्या होता है? क्या ऑप्शन ए कह रहा है कि यह शिक्षक या विषय को रोचक बनाने और कल्पनाशील बनाता है, या फिर समय बर्बाद करते हो? तो समय बर्बाद करने के लिए नहीं होता, केवल छोटे बच्चों के लिए होता है? नहीं, इसमें से कोई इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, तो ऐसा नहीं होता है। क्या सही जवाब हो जाएगा? जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो किसी विषय को रोचक और कल्पनाशील बनाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विज्ञापन विषय पढ़ाते समय सबसे, जो विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट विषय पढ़ाते समय सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा विकसित करना चाहिए? तो क्या विज्ञापनों को याद कराना? तो याद कराना एक निगेटिव टैग वर्ड है, कटेगा। विज्ञापन का अवलोकन और विश्लेषण करना यानी कि सच्चाई परख, या फिर आपका नारे लिखना हो जाएगा, या फिर आपका ऑप्शन डी कह रहा है कि उत्पाद खरीदना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या जाएगा? जो आपका एडवर्टाइजमेंट पढ़ाते हैं तो उसमें सबसे
ज़्यादा कौन सा कौशल विकसित करना चाहिए बच्चों का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विज्ञापनों का अवलोकनात्मक विश्लेषण करना, यानी कि सच्चाई परख। जो विज्ञापन होते हैं, विज्ञापन क्या सही है नहीं है उसकी परख कराना सही जवाब होगा। ठीक है, कौशल विकसित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान विज्ञान से अलग कैसे है? जो सामाजिक विज्ञान है वो आपका विज्ञान से कैसे अलग है ये आपको बताना है। क्या वैज्ञानिक नहीं है इसलिए वैज्ञानिक नहीं है, या फिर यह मानवीय संबंधों और समाज का अध्ययन कराता है, या फिर यह बहुत कठिन है, या फिर महत्वपूर्ण नहीं? तो बिल्कुल, क्या आप कह सकते हैं क्या महत्वपूर्ण नहीं? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है भाई। सामाजिक विज्ञान आप कोई भी जो है कम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है आपका सामाजिक विज्ञान। क्या बहुत कठिन है? तो नहीं, बहुत कठिन नहीं कहा जा सकता। क्या यह वैज्ञानिक नहीं है? तो ये भी नहीं है। यह मानवीय संसाधनों और समाज का अध्ययन कराता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो क्या है? क्या बच्चे के काम का एक समय अवधि का संग्रह है, या फिर एक प्रकार का टेस्ट है, या फिर स्कूल बैग है, या फिर शिक्षक की डायरी? तो शिक्षक की डायरी, स्कूल बैग और टेस्ट नहीं है। जो पोर्टफोलियो है इसमें बच्चे का काम का एक समय अवधि का संग्रह है, यानी कि एक निश्चित टाइम पीरियड में, यानी कि एक साल में बच्चे ने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ किया, क्या कुछ गलतियाँ की हैं, क्या सीखने में उसे पसंद आ रहा है, क्या कहाँ पर कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो उसमें पूरा डेटा होता है बच्चे का। ठीक है, एक सेशन का, तो उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन है, कह रहा संविधान पढ़ाते समय भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले का क्या उद्देश्य हो सकता है? जो संविधान पढ़ाते समय भूमिका निर्वाह का उपयोग क्या हो सकता है? क्या बच्चों को मनोरंजन करना? तो नहीं। शोर मचाना? नहीं। याददाश्त बढ़ाना? नहीं। किसी संसद की कार्यवाही का अनुभव देना, किसी संसद की कार्यवाही का आप अनुभव दे सकते हैं संविधान पढ़ाते समय। ठीक है, और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक, जो हमने बीच में आपको बताया था, देखिए वही आ गया यहाँ पर। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए होता है? होशियार बच्चों के लिए? तो क्या सिर्फ होशियार के लिए होगा? नहीं। जिन बच्चों को सीखने में कठिनाई हो रही है उनके सुधार के लिए, या फिर केवल फेल होने वाले बच्चों के लिए, या फिर स्कूल छोड़ने वाले? तो ये आपका कटेगा। जो उपचारात्मक होता है वो जिन बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ आ रही हों उसके लिए होता है। ठीक, उपचार का मतलब होता है समस्याओं को ख़त्म करना, समस्याओं को पहचानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल आपके 60 क्वेश्चन थे। आपको इसमें से कितने अंक मिले, या फिर आपने कितने सही विकल्प दिए थे आंसर, वो आप बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें, क्योंकि हमने 60 क्वेश्चन को सबसे कम समय में पूरा करने की, कम से कम समय में पूरा करने की और ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।